Hello everyone, I am Shruti Jha. Welcome to the static series of Governor Generals and Viceroy. इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिस गवर्नर जनरल को आज हम देखने वाले हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस. He is also known as the father of civil services in India. So देखते हैं. He is known as the General Charles Cornwallis. ये इनका पूरा नाम है. He was a British nobleman, military commander and colonial governor who held several important positions within the British Empire. He is best known for his tenure as Governor General of Bengal from 1786 to 1793. तो ये बहुत important है. आपको इनका tenure पता होना चाहिए. 1786 to 1793. Okay? Now, गवर्नरशिप इन इंडिया. तो दो टर्म में इनकी गवर्नरशिप होती है. पहले टर्म में जो इनका था वो था 1786 टू 1793. ही इंप्लीमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. उन्होंने काफी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए जो ब्रिटिश एक्सपेंशन में, ब्रिटिश रूल के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए. एंड ऑल्सो फोकस्ड ऑन स्टेबलाइजिंग रेवेन्यू कलेक्शन एंड लैंड मैनेजमेंट, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट जो ये लेकर आए थे वो इनका एक मेजर लैंडमार्क स्टेप था. सेकेंड टर्म जो थी इनकी वो 1805 टू 1807. ही फेस चैलेंजेस विद लोकल रूलर्स एंड रिवोल्ट्स. इनके टेन्योर में काफी ज्यादा लोकल रूलर्स रिवोल्ट्स करते हैं इनके खिलाफ, तो वो एक चैलेंज था EIC के लिए. एंड देन एम्फसाइज्ड डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री इंटरवेंशन. ठीक है, तो इन्होंने डिप्लोमेसी पे ज्यादा फोकस किया रादर देन गोइंग फॉर द मिलिट्री इंटरवेंशन. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका परमानेंट सेटलमेंट, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी 1793 and it is also the land reform. ये जो है वो लेकर आते हैं बंगाल में. ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ फिक्स्ड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, जो जमींदार होते हैं उनको इसमें इस सेटलमेंट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू जो है वो ओनरशिप दे दी जाती है उस लैंड की. अब ओनरशिप किस बेसिस पे डिसाइड होती थी कि किस लैंडलॉर्ड को मिलेगी, किस जमींदार को मिलेगी. तो जो ज्यादा उस लैंड की हायर बिड लगाता था उसको जो है वो लैंड दिया जाता था. और ऐसे में क्या होता था, बहुत ज्यादा इश्यूज भी पहले होते थे कि जमींदार जो थे वो लैंड की तरफ ध्यान नहीं देते थे. लैंड अगर फर्टाइल नहीं है या फिर इनफर्टाइल है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको बस रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था. बट इस एक्ट के चलते जो है वो एक फायदा ये हुआ कि जो जमींदार थे वो लैंड की तरफ ध्यान देने लगे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं. क्योंकि अगर वो अच्छे से फर्टाइल नहीं होगा, उसमें अगर क्रॉप यील्ड नहीं आएगा तो फार्मर्स जो हैं वो रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे. और अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो फिर जमींदार भी कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देंगे. ठीक है, इसी केस में जो है वो एक सनसेट लॉ भी आता है. तो सनसेट लॉ के थ्रू भी क्या होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि सनसेट होने से पहले सारे जमींदार को जो है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था रेवेन्यू. अगर वो नहीं देते थे तो उनका जो लैंड ओनरशिप थी वो लैप्स कर जाती थी और उनके हाथ से लैंड की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी जो है वो उनसे ले ली जाती थी. So it aimed to benefit zamindars, landlords and stabilize agrarian economy. Impact improved efficiency but also led to peasant distress over time. Certainly ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि कौन सा लैंड फर्टाइल है कौन सा इनफर्टाइल है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता था. जमींदार जो है वो फार्मर्स को ओवर द टाइम काफी प्रेशर देते थे कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना ही करना है. तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में जा रहे थे. नाउ वॉर्स अगेंस्ट टीपू सुल्तान. ठीक है, इन्होंने जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो लड़ी थी टीपू सुल्तान के साथ. और उसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करी गई थी, जिसके अंडर जो है वो टीपू सुल्तान को हाफ ऑफ द किंगडम इनको देना पड़ा था और उनको 3 करोड़ वॉर इंडेमनिटी भी देनी पड़ी थी. उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं वो भी उनको रिलीज करने का क्लॉज था इस वाली ट्रीटी में, विच वॉज साइंड इन द ईयर 1792. एंड इट ऑल्सो सिक्योर्ड विक्ट्री एंड इंक्रीज द ब्रिटिश टेरिटोरियल कंट्रोल इन Southern India. Now civil services reforms by Lord Cornwallis, जिसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो रिफॉर्म लेकर आए थे इसमें इन्होंने ये कोशिश करी कि करप्शन को कितना ज्यादा कर्टेल किया जा सके, कितना ज्यादा कम किया जा सके. क्योंकि अगर आप इनका ये मानना था कि हायर सैलरीज अगर सारे सिविल सर्वेंट्स को दी जाएंगी तो वो शायद ब्राइब्स नहीं करेंगे और शायद वो गिफ्ट्स नहीं लेंगे. ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज. बट ऐसा हुआ नहीं. बट इनका मानना था, इनके एक नोशन इनका ठीक था कि करप्शन को कर्ब करने के लिए ये जो है वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लेकर आए थे.
Lord Cornwallis is regarded as the father of the Indian civil services. His reforms aim to combat corruption by enforcing strict rules such as the banning private trade and gifts for civil servants and ensuring seniority-based promotions. ठीक है, इसी के साथ साथ ये कोशिश करते थे कि जो मेजर पावर्स हैं, जो अच्छी पोस्ट हैं, जो हाई लेवल पोस्ट हैं, वो यूरोपियन ऑफिशियल्स को ही दी जाएं और इंडियंस को ना दी जाएं. ठीक है, तो ये भी एक इनका नोशन था कि अच्छे जो बड़े पावरफुल लेवल पे अगर कोई बैठा हुआ है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कोई पर्सन बैठे, ब्रिटेन से ही कोई पर्सन बैठे और इंडिया का वो नहीं होना चाहिए. Now, judiciary reforms by the Lord Cornwallis, which is also known as the Cornwallis Court. ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वो जुडिशली कोशिश करी कि सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स में इन्होंने जो है वो एक बाइफर्केशन किया कि भाई सिविल कोर्ट्स जो थी उसमें जो है आपके जो भी इंटरनल अफेयर्स फैमिली के होते थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते थे वो डील किए जाते थे. और वहीं अगर क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ हम देखें तो सारे क्राइम से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड वो कोर्ट्स जो है वो केसेस हैंडल करती थी. ही सेपरेटेड द रेवेन्यू कलेक्शन एंड जुडिशियल फंक्शंस, establishing a system of civil and criminal courts. Fine, his reforms not only streamlined the administration but also established practices that have influenced the Indian governance for decades. पुलिस रिफॉर्म्स बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. डेफिनेटली जो पुलिस स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं तो वी कैन से कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी जो उस टाइम पे पुलिस स्ट्रक्चर लेकर वो आए थे उसी का एक तरीके से रिजल्ट है व्हाट वी सी राइट नाउ. ठीक है, कैसे? तो ही एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रक्चर्ड पुलिस फोर्स टू अपहोल्ड लॉ एंड ऑर्डर, मॉडर्नाइजिंग द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड थानास, पुलिस सर्कल्स लेड बाय अ दरोगा. तो एक पुलिस सर्कल है, उसमें उसको जो है वो एक दरोगा लीड करेंगे, एंड इंडियन ऑफिसर एंड ओवरसीन बाय अ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, तो दरोगा होंगे, फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो उनके ऊपर लीड करेंगे. ही ऑल्सो रिमूव्ड द पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द जमींदार्स. तो यहां से इन्होंने जमींदार से जो है वो पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी. इन 1789 ही डिक्लेयर्ड दैट एनीवन हु प्रैक्टिस स्लेवरी वुड फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. तो स्लेवरी के लिए भी इन्होंने काफी ऐसे स्टेप्स लिए थे कि भाई स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, और करप्शन के लिए तो इन्होंने आवाज उठाई थी जो भी इनका सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आए थे उसके थ्रू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और भी गवर्नर जनरल्स को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.